हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 2022 का प्रीलिम्स लिखा होगा, बट किसी कारणवश वो अपने जो भी एक्चुअल मार्क्स वो चाहते थे कहीं ना कहीं कट ऑफ को क्लियर करने के लिए उसके आसपास शायद नहीं पहुंच पाए। या फिर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो 2023 के लिए फ्रेश तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी 23 के ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है ना, कि यूपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए हम आने वाले साल के लिए किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम अलग तरीके से करें कि कहीं ना कहीं जब हमारा अगले साल हमें प्रीलिम्स देना हो उसको हम अच्छे से टैकल कर पाएँ। तो एक जो सबसे बड़ा डाउट आता है ना, कई बार होता है कि हम बहुत सारे सोर्सेज के पीछे भागने लग जाते हैं कि अच्छा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन तो इस बार इस सोर्स से आया था, वो ज्योग्राफी का इस सोर्स से आया था, वो इकोनॉमी का क्वेश्चन तो यहाँ कवर्ड था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें अपने सोर्सेज चेंज करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमें सोर्सेज से ज़्यादा ना अपनी अप्रोच, अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की ज़रूरत है। और किस तरह से, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा आपको मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ना, देखो, सबसे पहले आपको अपनी गलतियां देखनी है कि कहाँ कहाँ पे आपसे गलतियां हुई। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 2022 का प्रीलिम्स दिया, ठीक है, उसके अंदर ना एक इस तरह से टेबल बनाओ और यहाँ लिखो, जैसे इकोनॉमी लिख लिया, ज्योग्राफी लिख लिया, हिस्ट्री, पॉलिटी और भी जो आपको सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे लिख लो। फिर यहाँ पे देखो कि अच्छा, इकोनॉमी में टोटल कितने क्वेश्चन आए। जैसे मान लो इकोनॉमी में 14 क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी मान लो 10 क्वेश्चन आए। इस तरह से आपने पूरा ये टेबल भर लिया सभी टॉपिक्स के लिए। अब यहाँ पे आपको ना एक चीज़ क्या करनी है, इनको फर्दर सेग्रीगेट करना है इनटू स्टैटिक पार्ट एंड करंट पार्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि इकोनॉमी में से 14 में से 10 टॉपिक्स, 10 क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक के थे एंड 4 करंट के थे। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ करो कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक हुए क्वेश्चंस। हो सकता है कि आपके यहाँ 10 स्टैटिक में से 8 ठीक हुए हों, पर जो करंट है उन चारों में से सिर्फ एक ही ठीक हो पाया। तो कहीं ना कहीं जब आप इस तरह से ना सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम प्रोसेस करोगे, आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो पाएगा कि आपकी गलती थी कहाँ। क्या आपका इकोनॉमी वीक है, और इकोनॉमी में भी कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या स्टैटिक में दिक्कत है या करंट में दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करोगे ना और अपनी मिस्टेक्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, उस हिसाब से हम अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं 2023 के लिए। जैसे एग्जाम्पल और समझो, कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे, ठीक है, या फिर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को ढंग से टैकल नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ें आई थी एग्जाम के अंदर वो हमारी गलत हुई हैं, या कुछ कई बार क्या होता है कि हम कुछ इजी क्वेश्चन में गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जो एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है उसको बिल्कुल ही हमें पता ही नहीं कि कैसे करते हैं। हालांकि 2022 में थोड़ा कम स्कोप था, या फिर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कैसे करना है ये चीज़ें हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें ना कि कहाँ हमारी गलतियाँ इनमें से कौन से क्वाड्रेंट में हो रही हैं, कौन से टॉपिक पे हो रही हैं, या फिर हमारा स्टैटिक में इशू था या करंट में इशू था कि 2022 में हमारे नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे, ये जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, हम एक गलत डायरेक्शन में ही जाते रहेंगे। देखो, मैंने ना आपसे एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि द बिगेस्ट मिस्टेक वन कैन मेक इज नॉट टू लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक। यानी कि हम सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं कि अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। और अगर हम गलतियों को इस तरह से ना आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब एक बार ये चीज़, सेम चीज़ हमने जनरल स्टडीज़ के लिए कर ली कि हमें पता लग गया कि अच्छा, मेरी पॉलिटी जो है स्टैटिक तो अच्छी है, पर पॉलिटी के करंट अफेयर से मैंने गड़बड़ करी है, या जो इकोनॉमी के या फिर ज्योग्राफी के मान लो कि मैंने मैपिंग क्वेश्चन तो ठीक कर लिए, पर जो फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्चुअल पोर्शन था वो मेरा वीक है। ये इसी तरीके से मिलेगा जब आपने 2022 के प्रीलिम्स में अपनी गलतियों को अच्छे से इस टेबल के हिसाब से एनालाइज किया होगा। साथ ही साथ ये चीज़ एक बार कर ली, फिर आपको यही सेम चीज़ ना सीसेट के लिए भी करनी है कि सीसेट के अंदर अगर मेरे नंबर कम है तो वो क्वांट की वजह से कम है, रीजनिंग की वजह से कम है, या कॉम्प्रिहेंशन की वजह से कम है। एट द सेम टाइम आपको ये भी रियलाइज़ करना है कि क्या जो मैंने गड़बड़ करी, क्या वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से थी, या फिर मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं थी, या फिर मेरी जो प्रैक्टिस थी वो अच्छे से नहीं थी। तो इस तरह से ना हमें अपने वीक एरियाज़ मिल जाएंगे कि क्या चीज़ें हैं जिन पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये आप पहला स्टेप नहीं करोगे ना, बाकी के स्टेप्स आपके लिए बिल्कुल, मतलब बेसिकली ना वो आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगेंगे, क्योंकि पहला स्टेप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये चीज़ कर ली, फिर ज़रूरत है कि एक तरह की ना आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के हिसाब से तैयारी करो। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना सोर्सेज के बारे में, 5 बुक्स को बार बार, मतलब 5 बुक्स को पढ़ने से बेहतर है कि आप एक बुक पढ़ो और इसी को 5 बार पढ़ लो।
ठीक है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हम अच्छा हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम भी पढ़ने लग जाते हैं, विपिन चंद्रा भी पढ़ लेते हैं, कोई और बोलता है कि तमिलनाडु की बुक्स भी अच्छी हैं, एनसीईआरटी भी कर लो, ऐसे 5-6 सोर्सेज हो जाते हैं हमारे पास। तो ये 5-6 सोर्सेज के पीछे नहीं भागना, एक बुक पकड़ लो, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छी लगती हो, जो कि आप ना डेफिनेटली हमारे चैनल पे भी आपको बुक लिस्ट अवेलेबल है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स ने इतनी सारी बुक लिस्ट की अपनी बता रखी हैं, तो आप उस पर्टिकुलर बुक लिस्ट में से फॉलो कर सकते हो। बट मेक श्योर कि नई बुक्स के पीछे मत भागो, उससे क्या होगा, आपका वैसे ही टाइम वेस्ट होगा और आप प्रॉपरली चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी क्या है कि प्रॉपर जो है ना बुक्स हैं उनको अच्छे से आप बार बार सेम ही बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव हो पाए, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनकी आपकी रिटेंशन पावर भी अच्छी हो पाए। साथ ही साथ आपको जो नए ट्रेंड्स हैं यूपीएससी के, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि यूपीएससी आजकल पूछ क्या रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप देखो सीसेट का केस। अब सीसेट इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इशू आया, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि पेपर उनको टफ ज़्यादा नहीं लगा, बट वहाँ पे ना टाइम मैनेज नहीं कर पाए वो, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का मेजर इशू था। तो आप रियलाइज़ करो कि अच्छा ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, ये यूपीएससी इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहा है। तो आपको भी इस ट्रेंड के हिसाब से अपने जो एबिलिटीज़ है ना, उनको अपने उस हिसाब से अपनी एबिलिटीज़ को अपडेट करते रहना है। जैसे कि आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करो, आंसर राइटिंग करो, या फिर और भी जो चीज़ें हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट चीज़ें चाहिए उन पे वर्क करो। या फिर जैसे मान लो आपको एग्जाम के अंदर ना एक तरह का प्रेशर फील होता है, तो कोशिश करो कि जब आप मॉक टेस्ट दो तो उसी प्रेशर के अंदर एक तरह से काम करो, अपने मतलब एक तरह से ना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, और उसको ऐसा ना रखो कि बहुत ही आसानी से उस शेड्यूल को कंप्लीट कर लो। तो एक तरह से डिसिप्लिन्ड मैनर में रह के रेगुलर बेसिस के ऊपर बिना डिस्ट्रैक्शंस को, मतलब डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि अगर कोई बात नहीं है, अगर स्ट्रेटजीज मल्टीपल भी हैं, उनको एग्जाम में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अपने जो मॉक्स होते हैं ना, उनको एग्जाम में देखो कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रही है, और जो कौन सी काम कर रही है उसको अकॉर्डिंगली फाइनल एग्जाम में इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है। लास्टली कॉन्स्टेंट एंड टाइमली रिवीजन। अब देखो होता क्या है, एक इशू जो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से नोट किया कि उन्होंने चीज़ें पढ़ी तो बहुत सारी थी, बट आखिरी के महीनों में ना वो प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाए, क्योंकि कंटेंट इतना सारा हो गया था कि ये चीज़ें भी थी, वो चीज़ें भी थी, तो आखिर के महीनों में रिवीजन काफ़ी डिफिकल्ट हो गई। और कहीं ना कहीं शायद एक ये रीज़न भी रहा कि जो बच्चे इस बार क्लियर नहीं कर पाए। तो कोशिश पता क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, मान लो आप 5 दिन ही पढ़ो एक हफ्ते में, मान लो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा, आप सैटरडे संडे जो है वो प्रॉपरली रिवीजन के लिए रख लो, ठीक है। तो रिवीजन रखा, साथ ही साथ संडे को मान लो आपने उसका कुछ मॉक दे दिया या कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं इससे होगा क्या, आप चीज़ों को बार बार हफ्ते बाद ही रिवाइज कर रहे हो। डेली तो देखो रिवाइज किया ही, जैसे कोई चीज़ पढ़ी उसी शाम को रिवाइज कर लिया, फिर सैटरडे को फिर से रिवाइज कर लिया। इसी तरह से मान लो आपका ना एक मान लो पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया एक महीने के अंदर, तो महीने के एंड में फिर से एक बार रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रिवीजन जब आप मल्टीपल टाइम्स करते रहोगे, कहीं ना कहीं आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन होने लग जाती हैं, एंड एग्जाम में फिर उन चीज़ों को क्रैक करना ईजी लगता है, राइट। उसके साथ ही देखो इंटीग्रेटेड स्टडी करो प्रीलिम्स एंड मेंस की। जैसे देखो अभी जून चल रहा है, ठीक है, अब मान लो प्रीलिम्स नहीं भी होता आपका, तो क्या अभी से प्रीलिम्स शुरू कर दो क्या? नहीं, आप यहाँ पे मेंस की टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप देखोगे कि जितना आप प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड रखोगे, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मेंस की चीज़ें प्रीलिम्स में भी काम आ जाती हैं और प्रीलिम्स की चीज़ें मेंस में भी काम आ जाती हैं। तो इस वजह से मान लो एट द सेम टाइम अगले साल आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो मेंस कब पढ़ोगे, फिर 3 महीने में पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश करना कि प्रीलिम्स और मेंस की स्टडी जो है वो इंटीग्रेटेड ही रखो, ठीक है। जैसे संडे का मैं आपको बता रहा था ना कि संडे को आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो यहाँ मॉक्स में मान लो इंक्लूड कर लिया, थोड़े से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, साथ में कुछ क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। तो इस तरह से आप ना दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलो तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सेकंड पॉइंट भी इसी के रिगार्डिंग है। उसके साथ ही जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे अगले 11 मंथ्स, यानी कि जब हम मेंस अगले साल हमारा प्रीलिम्स होगा, तब तक का थोड़ा ना एक टाइमलाइन बना के चलो कि अच्छा मुझे ये चीज़ इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, डेली मेरा टेंटेटिव शेड्यूल क्या होना चाहिए, रिवीजन को मैं कौन सा टाइम दूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब इस हिसाब से आप अपना एक शेड्यूल दिमाग में होगा ना कहीं फिर आप अपनी तैयारी भी उस हिसाब से ही करोगे। इसके साथ ही देखो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस टाइप पे ऐसे होंगे कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि अच्छा काफ़ी कोशिश करी थी बट तब भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। आई कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी ना फ्रस्ट्रेशन आ जाती है इस वजह से, बट कहीं ना कहीं देखो बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हैं कि कई बार पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में या तीसरे अटैम्प्ट में भी काफ़ी एस्पिरेंट्स का नहीं हुआ, बट उन्होंने अपने जो एक तरह से ना कह लो कि अपना जो एटीट्यूड था ना उसको हमेशा पॉजिटिव रखा और वो
डायरेक्टली जो उनका गोल था उसको उनका पूरा ध्यान था कि हमारा गोल क्या है। तो मेक श्योर कि ये पर्टिकुलर टाइम कहीं फ्रस्ट्रेशन में आप ना मतलब स्पेंड करो, एक तरह से अपने आप को दोबारा से री एनर्जाइज करो कि आने वाले एग्जाम में हम अपनी किस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज को बदल के अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एनालाइज करते हुए अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना हमारी प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ ही देखो, आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कि जो एक हमारी ना स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन की बात मैं कर रहा था कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन हमें एक मतलब ना थोड़ी हेल्प हो जाए इसमें कि किस तरह से डिफरेंट ना कंटेंट है आपको एक जगह पे मिल जाए, एंड साथ ही साथ ये जो डिफरेंट मैं कंपोनेंट्स कह रहा था कि इंटीग्रेटेड स्टडी हो प्रीलिम्स की, मेंस की, उस तरह से साथ ही एक शेड्यूल के हिसाब से एक डिसिप्लिन आपकी तैयारी में हो जाए। तो वहाँ पे हमारी ओनली आईएएस टीम की तरफ से प्रारंभ बैच लॉन्च किया गया है। इसके अंदर देखो सारी की सारी चीज़ें जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर, साथ ही साथ ना कि आपको प्रॉपर कंटेंट मिल जाता है, किस तरह से जो एग्ज़ाम के चेंजिंग ट्रेंड्स है ना कि चेंजिंग पैटर्न्स है उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे अलाइन करी गई हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये पर्टिकुलर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या info@onlyis.com पे भी आप मेल डाल के अपने डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हो, ठीक है। आई एम वेरी श्योर कि आपका जो स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन होगी वो उसमें ये पर्टिकुलर बैच आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ ही देखो, आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका शायद जनरल स्टडीज कॉम्पोनेंट अच्छा हो बट सीसेट में उनको इशू फेस आता हो, तो कहीं ना कहीं उन एस्पिरेंट्स के लिए हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम। अब इसके अंदर देखो सीसेट का सारा कंपोनेंट कवर्ड है, चाहे आप क्वांट वाला सेक्शन लगा लो, ठीक है, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कह लो, रीजनिंग कह लो, या डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यानी कि ना एक तरह का आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सीसेट के लिए, ठीक है। तो जो भी जैसे आप देख रहे हो ना कि पिछले सालों में थोड़ा लेवल टफ होता जा रहा है, एक लेवल ऊपर आते हैं डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्स है ना इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके साथ ही आपको हर महीने यहाँ पे मेंटरशिप सेशंस भी मिल जाते हैं ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्रॉपरली एक अच्छे वे में रिजॉल्व हो पाए, विद मॉक टेस्ट भी, ताकि प्रैक्टिस भी हो पाए, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स देखो यहाँ पे भी प्रारंभ बैच के अंदर भी कवर्ड हैं, जहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको प्रॉपर अलाइंड मैनर में चेंजिंग ट्रेंड्स के यूपीएससी के हिसाब से आपको तैयारी करवा दी जाती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको मैंने जो सजेशंस दिए हैं, चाहे अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना हो या फिर स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर किस तरह से आपको अपने स्ट्रेटजी में चेंजेस करने हैं, ना कि अपने सोर्सेज में, उनको आपने ध्यान में दिया होगा। एंड डेफिनेटली आप अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।